अस्सलाम वालेकुम। तो जो है लेक्चर वन से स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है, री इंजीनियरिंग होता क्या है। इंजीनियरिंग जो है रीऑर्गेनाइजिंग या डिफाइंग देते हैं एग्जिस्टेंस सॉफ्टवेयर को ताकि वो मेंटेन रखे। लाइक अगर कोई लेगेसी सिस्टम है उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो मेंटेन नहीं होगा, उसमें बग्स आते रहेंगे या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो वो अडॉप्ट नहीं कर रहा होगा अगर, तो वो जो है कंपैटिबिलिटी उसकी ख़त्म होती रहेगी। तो इस वजह से जो है हमने री इंजीनियरिंग की टर्म जो है इंट्रोड्यूस हुई, ताकि उससे क्या होगा कि आप रीऑर्गेनाइज करोगे इसको, मतलब कि इसके कोड स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। लाइक अगर वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ आप सी शार्प में उसको कन्वर्ट कर दिया, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को, कि उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, कोई न्यू फंक्शनैलिटी, ताकि वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो उसका जो है प्रोसेस क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें आप जो है लेगेसी सिस्टम को जो है आप चेंज कर रहे हो, तो मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन सेम रहती है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो है चेंज हो रही होती है। इम्प्लीमेंटेशन से मतलब प्रोसेस चेंज हो रहा होता है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहला जो आपके पास रिस्क फैक्टर होता है वो यही होता है कि आपने जो है अंडरस्टैंड करना होता है उसकी स्ट्रेंथ्स को, सिस्टम की स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को। कि अगर आपने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया इसको, मतलब कि बनाना करना, मतलब उसको मॉडिफाई करना, और आपको ये नहीं पता कि उसकी वीकनेस क्या थी, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, मतलब कोहेजन बहुत ज़्यादा अगर है या कपलिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए जो है बनाना जो है उसको री इंजीनियर करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन को उसको देखना है कि अगर क्लियर डॉक्यूमेंटेशन है और जो उसका कोड स्ट्रक्चर वो क्लियर स्टैंड है कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर जो है इसको री इंजीनियर किया जाता है। उसके बाद जो है री इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो डिस्क्राइब किया था क्रॉस ने 1990 के पेपर में। एग्जामिनेशन अल्ट्रेशन ऑफ अ सिस्टम टू रिकॉन्स्टिट्यूट इन इट इन अ न्यू फॉर्म। कि भाई जो आप एग्जामिन करते हो सबसे पहले आप इसको देखते हो, फिर उसके बाद जो है इसमें चेंजेस करते हो सिस्टम के अंदर, तो वो उसको न्यू फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। के सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग वही हो गया कि आप जो है सबसे पहले एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को देखते हो, देन उसको रीस्ट्रक्चर करते हो ताकि वो जो है सही से काम करे और मेंटेन रहे, या तो उसको न्यू टैग के लिए अपग्रेड कर देते हो। इसके बाद जो है आप लेगेसी सिस्टम्स वगैरह के लिए है, और इसके अलावा जो है आपके जो है मेंटेनेंस हो गई या उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है हम करते हैं। और री ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वही के री इंजीनियरिंग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहा जाता है इसको, कि प्रोसेस होता है एनालाइज करने का, फिर डिज़ाइन, फिर मॉडिफाई करने का एग्जिस्टेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ये क्या होती है, क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है, परफॉर्मेंस या मेंटेनेबिलिटी। अब इसके अंदर जो है री इंजीनियरिंग के अंदर जो है फोकस किया जाता है प्रोसेस पे, ना कि लोगों पे, ना कि टास्क पे, कि उसका प्रोसेस क्या होगा, मतलब किस तरीके से चेंजेस आएगी, क्या चेंज करना है क्या नहीं करना। उसके बाद जो है री इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्म हाउ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनली प्रोड्यूस एंड डिलीवर गुड एंड सर्विसेज। री इंजीनियरिंग जो है ट्रांसफॉर्म कर देती है पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब ट्रेडिशनली के किस तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों है डिलीवर कर रहे हैं, मतलब उनकी अगर कोई पुराना सॉफ्टवेयर था, लेगेसी सिस्टम था, उनको किस तरीके से वो मेंटेन रख रहे हैं। अब इसके अंदर जो है फंडामेंटल री थिंकिंग होती है, री डिज़ाइनिंग होती है बिजनेस प्रोसेस की, ताकि जो है इम्प्रूवमेंट जो है हम परफॉर्मेंस में लेके आ सकें उस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसके अंदर जैसे लाइफ साइकिल थी जो एच डी एल सी की हमारे पास, तो वही लाइफ साइकिल है जिसके अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट का फेस होता है, दैन डिज़ाइनिंग का, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, री इंजीनियरिंग, और मतलब इम्प्लीमेंटेशन के बाद डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो हम जब री इंजीनियरिंग कोई भी मतलब लेगेसी सिस्टम को कर रहे होते हैं तो उसमें डायरेक्ट जो है हम इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ पे जाते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन जो है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तभी जो है हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ पे जाके फिर जो है हम री इंजीनियरिंग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं।
और उसके बाद जो है हमारे पास क्या एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो होते हैं, मतलब कि पुराने सिस्टम हो गए, उनको ओल्ड सिस्टम या तो न्यू सिस्टम को हम जो है कर रहा था। अगर ओल्ड सिस्टम को कर रहे मतलब री इंजीनियरिंग कर रहे तो रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। अगर हम न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करें, मतलब जो पुराना सिस्टम था उसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर दें, लाइक उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म करके बिल्कुल स्टार्ट से अगर स्टार्ट करें फेज से, जो पहला फेज है रिक्वायरमेंट का, वहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो वो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहलाएगा। और रिवर्स इंजीनियरिंग जो है फेस वो होता है जो ओल्ड सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन सेम रहे, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से हम डायरेक्ट स्टार्ट करें इसको, मतलब कि उसको पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है, आर्किटेक्चर चेंज करना है, कि इसके जैसे कहा कि सी में था तो सी शार्प में कन्वर्ट कर रहे हैं उस पूरे सिस्टम को, तो वो जो है रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाएगा। उसके बाद जो है सब प्रोसेसेस होते हैं, 3 सब प्रोसेस होते हैं री इंजीनियरिंग के। एक तो आपका रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, एक रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, एक फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग हमने देख लिया है क्या होता है कि आपका जो ओल्ड लेगेसी सिस्टम्स होते हैं उनकी सिर्फ आप स्ट्रक्चर को चेंज करो, आपका जो है डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट जो है बिल्कुल सेम है, फंक्शनैलिटी सारी चीज़ें सेम है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के अंदर आगे चल के देखते हैं और रीस्ट्रक्चरिंग को भी। रीस्ट्रक्चरिंग जो है हमारे पास क्या होता है, री राइटिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ लेगेसी सिस्टम विदाउट चेंजिंग। अब रीस्ट्रक्चरिंग भी जो है वही सेम चीज़ बोल रहे हैं कि आप जो है लेगेसी सिस्टम के पार्ट्स को रीराइट करते हो, उसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं करते, मतलब कि उसके लाइक उसका कोड चेंज कर दिया है या उसकी कुछ मतलब कि अपडेटेड कोड यूज़ कर लिया, कि जैसे अगर हम देखें GW बेसिक पहले था हमारे पास, तो वो अगर किसी सिस्टम में यूज़ हो तो हमने क्या किया, उसको चेंज करके हमने मॉडर्न लैंग्वेज को यूज़ कर लिया। तो इसमें जो है एप्लीकेबल वेयर्स नॉट ऑल सब सिस्टम ऑफ लार्जर सिस्टम रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। एप्लीकेबल होता है लेकिन हर सिस्टम पे एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ सिस्टम्स पे जो है एप्लीकेबल होता है, कुछ फंक्शनैलिटीज़ पे एप्लीकेबल होता है, कि आपकी जैसे अगर लॉगिन की फंक्शनैलिटी पहले इस कोड पे थी, अब जो है इसको चेंज करके हमने दूसरे कोड पर, लेकिन वो फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका जो कोड बेस है वो चेंज हो रहा होगा। उसके बाद जो है बिजनेस प्रोसेस रेंजिंग हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर जो है हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले आप डिफ़ाइन करते हो, देन एनालाइज करते हो करंट स्टेट को, कि आपकी करंट स्टेट क्या है सिस्टम की। इसके बाद जो है आइडेंटिफाई करते हो, फिर इसको जो है री डिज़ाइन करते हो, मतलब कि रिक्वायरमेंट आपके पास जो भी थी उसको आप एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई करोगे किधर चेंजेस की नीड है, किधर चेंजेस की नहीं है, किधर री डिज़ाइनिंग की नीड है। उसके बाद जो है आप उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस पे जाओगे, कि उसकी प्रोटोटाइप वगैरह बनाओगे, टेस्ट करोगे भाई हाँ अगर हम ये चेंज लेके आए तो उस पर वर्क करेगा कि नहीं। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस है, मॉनिटरिंग आप करते रहो। तो ये 4 स्टेप्स में जो है बिजनेस प्रोसेस रेंजिंग वर्क करता है। अब इसका मतलब कि आप इससे इसे डिसाइड करते हुए कॉम्पोनेंट आप डिसाइड करते हो कि कौन सा कॉम्पोनेंट जो है आपके सॉफ्टवेयर का जो है री इंजीनियरिंग उसको रिक्वायर्ड है, मतलब उसको चेंज करने की नीड है। और डू रिवर्स इन लर्न अबाउट एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर फंक्शन परफॉर्म ऑफ सोर्स कोड इफ नीडेड फॉर एग्जाम्पल। उसके अंदर फिर वही आप परफॉर्म करते हो रीस्ट्रक्चरिंग की, अगर सोर्स कोड की अगर मतलब नीड है अगर मॉडिफाई करने की, फंक्शन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। और परफॉर्म रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा इफ़ रिक्वायर्ड, कि अगर डेटा को चेंज करने की नीड है तो फिर आप उसको करते हो। और यूज़ फॉरवर्ड रीइंजीनियरिंग आइडियाज़ टू जनरेट रीइंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। फॉरवर्ड रीइंजीनियरिंग के आइडियाज़, अब एम क्या होता है, मतलब उसका 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हुए जो आप पूरा हर चीज़ कर रहे होते हो। अब इसका मेन एम क्या होता है बिजनेस प्रोसेस चेंजिंग का, कि आप जो है एलिमिनेट कर रहे होते हैं रिपीटेटिव पेपर वर्क को, मतलब कि अगर कोई रिपीटेटिव काम हुआ हुआ उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किसी के अंदर, तो वो आप जो है ख़त्म कर रहे होते हो। और उसकी जो क्वालिटी है किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की, उसकी जो है आप सर्विस को इम्प्रूव कर रहे होते हो, फिर उसकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर रहे होते हो, कि भाई किसी तरीके से उसकी कॉस्ट रिड्यूस रहे, उसकी कॉस्ट ना बढ़े। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की नीड क्या है, कि इकोनॉमिकल प्रोसेस के अंदर के आप जो है इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्ट आप देख रहे हो, तो उसमें
यूज़लेस कंज़प्शन को आप देखते हो कि भाई कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा चीज़ फंक्शनैलिटी उसमें ऐड नहीं हुई जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रही हो या जो है आपकी कॉस्ट में जो है इफ़ेक्टिव कर रही हो, मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। तो सब चीज़ों को देखते हुए आपने जो है री-इंजीनियरिंग की नीड पड़ती है कि आपका टाइम हो गया, फाइनेंशियल हो गया या डायरेक्ट एडवांटेज क्या होगा। आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हो कोड को ताकि वो बेटर से बेटर वर्क करे। इसके बाद जो है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आपको उसमें से मिल रहे होते हैं और मेंटेन आप रख रहे होते हो अपने टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर को। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नेसेसरी फॉर किस चीज़ के लिए नेसेसरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बूस्ट अप प्रोडक्टिविटी आप अपनी बूस्ट अप करो उसकी मतलब के सॉफ्टवेयर की कि अगर आपका जो डेटाबेस जो है आपकी उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी तो साइट जो है ज़्यादा जल्दी लोड अप होगी। फिर उसके बाद जो है प्रोसेस इन कंटिन्यूटी के फंक्शन जो ओल्डर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टिल जो है यूज़ हो सकते हैं किसी और चीज़ के लिए। तो आप जो है आप उनको मेंटेन रखोगे तो उनके जो है आप किसी और चीज़ में भी जो है उनको यूज़ कर सकते हो लाइक टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए मॉड्यूल्स को। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो है सिर्फ क्वालिटीज़ वगैरह को नहीं करती, मतलब न्यू आइडियाज़ भी हिट हो जाते हैं। आप जो है इसमें और कोई रिफाइनमेंट लेके आ जाते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। रिडक्शन इन रिस्क आपके पास होता है कि आप जो है स्टार्टिंग से एक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, आप उसके पास सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, आपको पता है कि फंक्शनैलिटीज़ के अंदर क्या आप उसके जो है सोर्स कोड को चेंज कर रहे हो। आप सिर्फ उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फ़ीचर लेके आ रहे हो या कुछ करके लेके आ रहे हो ताकि वो उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर फिर नहीं आता क्योंकि आप वो वर्किंग में है सॉफ्टवेयर और आप सिर्फ उसके जो है सोर्स कोड या कोई न्यू फीचर को ऐड कर रहे हो। इसमें जो है टाइम भी बचता है। आप स्क्रैच से हर चीज़ नहीं कर रहे हो, रिक्वायरमेंट गैदर नहीं कर रहे हो, आप डिज़ाइन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन पे लेके आ रहे हो। फिर ऑप्टिमाइजेशन जो है आपकी रहती है कि आपके जो है फंक्शनैलिटीज़ वगैरह जो है कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगता है कि पहले आपने जो लिखा था वो कॉम्प्लेक्स है, उसको आप ऑप्टिमाइज़ करके फिर उसको और लिख सकते हो ताकि वो बेटर वर्क कर रहा हो। अब इसका गोल क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कि प्राइमरी गोल यही होता है कि इम्प्रूव क्वालिटी, मेंटेन मतलब क्वालिटी इम्प्रूव हो, मेंटेनेबिलिटी हो उसकी, कि आप इन दोनों को चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है उसके जो रिस्क है और कॉस्ट जो है उसको रीडेवलपमेंट करने की उसकी जो है मिनिमाइज़ रहे। मतलब कि जब आप उसको लेगेसी सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसकी जो कॉस्ट और रिस्क है वो कम हो और जो क्वालिटी मेंटेनेबिलिटी वो हाई हो। तो उसके अंदर जो है आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कोर्स में कि आप इम्प्रूव कर सकते हो सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्केबिलिटी या ऐड न्यू फीचर या सपोर्ट न्यू प्लेटफॉर्म्स के लिए आप इसको कर सकते हो या इम्प्रूवमेंटेबिलिटी कर सकते हो, रेगुलेशन या कंप्लाइंस पॉलिसीज़ वगैरह उसमें डिफरेंट ऐड कर सकते हो और उसकी क्वालिटी अपडेट हो गई या टेक्नोलॉजी का अपडेट लेके आ गया इसमें, मतलब कि कोई पुरानी हार्डवेयर पे था आपने न्यू हार्डवेयर पे इसको जो है अब इसको कंपेटेबल बना दिया और कोई इश्यूज़ हैं या बग्स थे तो वो आपने रिज़ॉल्व कर लिए। अब इसके अंदर जो असल जो मतलब काम चल रहा था वो इस तरीके से चल रहा था कि सोर्स कोड की ट्रांसलेशन सबसे पहले आप करते हो कि ओरिजिनल प्रोग्राम जो आपका होता है उसकी आप क्या कहते हो ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन से मुराद ये हो गया कि आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करते हो कि किस तरीके से जो है वो कोड बना हुआ है, कौन से मॉड्यूल आपस में लिंक है, कौन से मॉड्यूल जो है इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। उसके बाद दो प्रोसेस इसमें और होते हैं, या तो रिवर्स इंजीनियरिंग या और जो है प्रोग्राम स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो है सबसे पहले प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हो। अब प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन होगी फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के अंदर या स्ट्रक्चर होगा। इन दोनों का जो निचोड़ है मतलब कि प्रोग्राम की जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो स्ट्रक्चर है इन दोनों चीज़ों को देखा जा रहा होता है, जो सोर्स कोड है और जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, इन दोनों को देखते हुए आप जो है प्रोग्राम की मॉडलाइजेशन जो है आप एक तैयार कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया आपने क्या चीज़ें चेंज करनी, क्या चीज़ें चेंज। उसके बाद जो है मॉडलाइज प्रोग्राम को जो है आप डेटा री इंजीनियरिंग के अंदर जाते हैं, मतलब उसके अंदर जो है आपके पास मॉडलाइज प्रोग्राम जो आपने आइडेंटिफाई की चीज़ें वो और ओरिजिनल डेटा जो है उसका वो, और देन जो है उसके बाद जो है वो री इंजीनियरिंग जो है सॉफ्टवेयर होके आपके पास आ जाता है।
इसके जो है कॉस्ट फैक्टर्स वही आगे क्वालिटी आपके आगे टूल्स हो गए, और जो है डेटा कन्वर्जन एक एक्सटेंटिंग होती है, और जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ हो, क्योंकि अगर कोई न्यू स्टाफ है और आप जो है उसको दे दोगे तो वो उसको बेटर नहीं, मतलब सही से समझ नहीं पाएगा जितना जो है पुराने जो जिन्होंने इस पे काम किया हो वो ज़्यादा सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसकी फंक्शनलिटी को। अब इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट के रिड्यूस रिस्क के, आपके पास जो एग्जिस्टेंस ऑफ है उसी के अंदर ही आप चेंज कर रहे हो तो वो आपका रिस्क जो है रिड्यूस हो गया। उसके बाद जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि आप जो है ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, आप स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट जो है कम हो गई। बेटर यूज़ ऑफ एग्जिस्टेंस स्टाफ के, आपके जो ऑलरेडी मतलब के जो सॉफ्टवेयर पे काम कर चुके हैं उनको ही अगर यूज़ किया जाए तो वो उससे जो है आपका इजीली जो है मेंटेन कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को। अब क्यों की जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, भाई आपके वही डिफरेंट बेनिफिट्स आ जाएंगे, कॉस्ट की हो गए, या बिजनेस के अंदर जो है आपको ऑपरेशंस के लिए आप यूज़ करते हो कि वनरेबिलिटीज़ न्यू सिस्टम जो है आपके सिक्योरिटी रिस्क आ रहे होते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो है री इंजीनियरिंग आप कर रहे होते हैं कि वो मॉडर्नाइज जो हार्डवेयर है, मॉडर्न हार्डवेयर है, उस पर जो है कंपेटेबल रहे और इस पर भी वर्क कर सके। इसके बाद जो है वाई री इंजीनियरिंग, तो उसके अंदर जो है कस्टमर्स सबसे पहले, कस्टमर्स की वजह से भी किया जाता है कि डिमांडिंग, अगर उस चीज़ की डिमांड है तो उस वजह से जो है लेगेसी सिस्टम को जो है चेंज किया जाता है, उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। चेंजिंग नीड्स हो गई आपके पास के, आपकी कोई नीड्स है, मतलब कि कस्टमर की कोई नीड्स थी वो उसमें अवेलेबल नहीं, तो आप वो फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हो या उनकी नीड्स को ऐड करो। कंपटीशन होता है कि कंपटीशन की वजह से भी किया जाए, लोकल और ग्लोबल दोनों। लोकल मतलब कि लोकल आपकी मार्केट जो है विद इन अ सिटी या जो भी एरिया है उसके अंदर जो लोकल हो गए, ग्लोबली जो है वर्ल्ड वाइड में जो है आप अपना अगर सॉफ्टवेयर की रैंकिंग रखना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है री इंजीनियरिंग का प्रोसेस किया जाता है सॉफ्टवेयर से। उसके बाद चेंज हो गया, चेंज में जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, कस्टमर की प्रेफरेंस आ गई, टेक्नोलॉजी कोई न्यू आ गई तो उसको अडॉप्ट किया करने की वजह से भी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस यूज़ होता है सॉफ्टवेयर को चेंज करने के लिए। या तो कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, मतलब क्लाइंट ने पहले क्या बोला था फिर उसने जो है अपना मूड बदल के कुछ और बोल दिया। और कब ज़रूरत पड़ती है री इंजीनियरिंग की कि भाई आपका जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है कन्फाइंड हो चुका, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हो सिस्टम, या तो उसकी जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है बिल्कुल ऑब्सोल्यूट हो गई हो। बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जब जब भी आप डेवलपमेंट करो तो वो डेप्रिकेटेड हो जाते हैं टाइम के बाद, वो उनको उस वजह से जो है आपको रिस्ट्रक्चरिंग की नीड पड़ रही होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन डोंट री इंजीनियरिंग, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस के क्यों री इंजीनियरिंग नहीं करती। अब इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फेयर होता है उनको कि भाई वो फेलियर्स की तरफ का फेयर होता है कि भाई हमने किया तो ऐसा ना हो कि जो चल रही वो चीज़ आप चले ही ना फिर बाद में, या कोई न्यू डेवलपमेंट जो है ना लेके आ सके हम, तो इस वजह से वो नहीं करते। अब इसके कुछ रीजंस थे, कुछ कंसर्न थे कि भाई क्यों जो है री इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फेल हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न यही था कि अनइंटेंशनली अडॉप्ट अ फ्लॉ इन, कि जो री री इंजीनियरिंग की स्ट्रेटजी थी उसको अडॉप्ट नहीं किया, मतलब अपनी तरफ से जो भी था वो अडॉप्ट करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से जो है प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो ना करने की वजह से जो है फेल हो गया। सेकंड रीज़न यही था कि आउटसाइड कंसल्टेंट और आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है इम्प्रॉपर इनअप्रोप्रिएट यूज़ किया, मतलब कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स आपने हायर किया, डेवलपर्स हायर किए, वो उस स्किल से रिलेटेड ही नहीं थे, तो इस वजह से भी जो है आपके फेल हो जाते हैं प्रोजेक्ट। द वर्क फोर्स इज टाइड टू ओल्ड टेक्नोलॉजीज विद इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम, के वर्क फोर्स जो आपकी है वो जो है पुरानी ट्रेनिंग पे जो है, मतलब उन पुराने चीज़ों पे ट्रेन है, न्यू टेक्नोलॉजी पे ट्रेन नहीं, तो इस वजह से भी जो है वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है री इंजीनियरिंग का। उसके बाद चौथा रीज़न यही है कि लेगेसी सिस्टम जो है
कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि कंट्रोल से मुराद ये हो गया कि आपके जो अच्छा, तो अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा माइक कब बंद हुआ। अगर बीच में कहीं बंद हुआ हो तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो रीज़न 8 जो हमारे पास आ जाता है, रीज़न 7 को वापसी में कर देता हूँ कि प्लानिंग की आपकी होगी या प्रॉपर प्लान जो है फॉलो अप नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है आपके सॉफ्टवेयर की री इंजीनियरिंग में जो है मसला आ जाते हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स या आपने उनको छोड़ दिया कि खैर है, हम उसको बाद में या कुछ करेंगे, तो जिसकी वजह से जो है जब आप उसको री इंजीनियरिंग करने जाते हो तो वो प्रॉपर री इंजीनियरिंग नहीं हो पाता। अब मैनेजमेंट लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, क्या आप कमिटमेंट उस सॉफ्टवेयर के साथ नहीं कर रहे हो, क्या आप तो जो है आपने छोड़ दिया आधे बना के या तो उसकी वजह से भी जो है प्रोजेक्ट्स जो है फेल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद OAR है जो कि ऑप्शन एनालिसिस फॉर री इंजीनियरिंग है, जिसको कहा जाता है, मतलब फुल फॉर्म उसकी है। उसका मतलब author or up at the SEI to help organization develop better estimates of the cost and वो जो है यूज़ किया जाता है कि आपके जो लेगेसी सिस्टम्स हैं उनको मतलब के प्रॉपर डेवलप करने के लिए उसकी कॉस्ट और एफर्ट्स को जो है एनालाइज करने के लिए OAR का मेथड जो है यूज़ करते हैं, ताकि उसकी पता चल सके कि कितनी कॉस्ट लगेगी और कितनी एफर्ट लगेगी इसको री इंजीनियर करने में, इसको मतलब सिस्टम को बनाने के लिए। अब इसके अंदर डिफरेंट इश्यूज भी आ जाते हैं। ईज़ ऑफ चेंज जो है कि आपके पास जो है हाउ डिफ़िकल्ट विल इट बी टू चेंज द लेगेसी, कि जो लेगेसी सिस्टम है उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। इस वजह से जो है ईज़ ऑफ चेंज जो है हमारे पास सबसे पहला इशू है। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी जो है इसके अंदर जो है आपके अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपका सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, पूरा एक एक चीज़ को। उसका साइज़ मैटर करता है कि उसके जो साइज़ है सिस्टम का, कि कितना बड़ा सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। डिकम्पोजिबिलिटी के हाउ इजी टू डिकम्पोज, मतलब उसको ब्रेक डाउन करना कितना इजी है कितना नहीं। और डिग्री ऑफ कपलिंग के एग्जिस्टेंस कंपोनेंट्स जो आपस में कितने लिंक करते हैं कितने नहीं। डिग्री ऑफ कोहेजन के इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने हैं आपके पास। और ग्रैनुलिटी के आप कितने लार्ज कौन सा ऐसा मतलब के पार्ट है जिसको जो है आपने यूज़ नहीं करना, उसको डिकम्पोज कर देना है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है सॉफ्टवेयर लेगेसी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको मतलब रीइंजीनियरिंग करना। डिग्री ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, ये कितनी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पुराने सिस्टम की अवेलेबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आधी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आधी डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी होती है आपके पास। उसके बाद जो है ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिस्क है, इश्यूज है इसके। और री इंजीनियरिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या मतलब फ़र्क है। री इंजीनियरिंग जो है आपका द री इंजीनियरिंग जो है ओल्ड जो आपके पास लेगेसी सिस्टम्स होते हैं उनको जो है आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो उनके अंदर, मतलब उनको चेंज करते हो उसके सोर्स कोड या उसको। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी इसको कहते हैं, ताकि क्योंकि वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो, मतलब कि आप बिल्कुल स्टार्ट से जो है पूरा न्यू सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। फिर इसका समरी और दी एंड।